हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के बारे में और जानेंगे कि कैसे कैसे एमसीक्यू आपके एग्जाम में बनाए जाते हैं बीएनएसएस से। ठीक है, और जैसा कि आपको पता भी है कि हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज शुरू किया है बीएनएस का, तो जाइए आज के क्लास पे। और अगर आपने पिछले 2 एमसीक्यू के लेक्चर को नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए। देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जुड़ जाइए आज के क्लास से। और जो पहली बार इस लेक्चर पे देख रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पे जब भी वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और क्लास जो है शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि मुझे अपना वीडियो वाला जो आपका फेस है मेरा उसको हटाना पड़ेगा। रीजन उसके पीछे ये है कि आपको असुविधा ना हो, है ना, क्लास को देखने में, इसलिए मैं अपना ये फेस वाला जो वीडियो है उसे हटाऊंगी। ठीक है, और जैसे ही क्लास खत्म होगा वापस से मैं हाजिर होंगी आपके लिए। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज, अगर आपको मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और इसके लिए जो है बहुत सारे बैचेस चलाए जाते हैं, जैसे कि आपके एलएलबी के सेमेस्टर के लिए, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच चलाए जा रहे हैं जो मात्र 1000 रुपए में है। और अगर उसका केवल और केवल आपको पीडीएफ लेना है सेमेस्टर का, एक सेमेस्टर का, तो मात्र 500 रुपए में फीस। और अगर आपको मेरे साथ 1 to 1 पढ़ना है एलएलबी के सेमेस्टर के लिए तो उसकी कीमत 5000 रुपए है। ठीक है, 5000 रुपए रखी गई है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन। ठीक है, वैसे ही यूपी एपीओ जुडिशरी की मंथली बैचेस चलाए जाते हैं मात्र 700 रुपए में। और अगर आपको यूपी एपीओ के लिए केवल प्री को टारगेट करते हुए पढ़ना है तो उसकी कीमत मात्र 5000 रुपए रखी गई है, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से सारे 5 जो आपके पेपर हैं उसको कवर करेंगे, प्लस जीके जीएस को भी कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आप यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस या यूपी एसआई, आरओ के लिए पढ़ना चाहते हैं लॉ के पेपर या जीएस, तो उसकी भी फीस मंथली मात्र 500 रुपए रखी गई है। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो आप क्लास से जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के क्लास। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये जो हमारा दुष्प्रेरण है इसके बारे में कहां से कहां तक दिया गया है। ये जो हमारा चैप्टर है दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के बारे में, तो ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, और सेक्शन कहां से कहां तक है तो 45 से लेकर के 62 तक जो है जिसके बारे में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या दुष्प्रेरण के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपराधिक षड्यंत्र के बारे में और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रयत्न के बारे में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बीएनएसएस की किस धारा के तहत दुष्प्रेरण के अपराध का प्रावधान किया गया है। तो किस धारा में किया गया है बताइए? सेक्शन आपका कौन सा है? 45। ठीक है, जो हमारा सेक्शन 45 है वो इसके बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है कि कभी कभी कोई व्यक्ति स्वयं अपराध नहीं करता, वह केवल दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है।
वह इस अपराध का दोषी है। किस अपराध का दोषी है? तो दुष्प्रेरण का दोषी है ना। अगर आपने दुष्प्रेरण नहीं पढ़ा है तो मैंने दुष्प्रेरण बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, जाइए जाकर के प्लेलिस्ट में उसे देख लीजिए। और फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, ठीक है, बीएनएसएस के पूरे प्लेलिस्ट का, तो जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि बीएनएसएस के अंतर्गत दुष्प्रेरण का गठन किया जाता है किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाने में, अपराध करने की साजिश में शामिल होने के लिए, जानबूझ करके उसकी सहायता करने के लिए, या उपयुक्त शब्द। तो देखा जाए तो दुष्प्रेरण तो तीनों तरीके से होता है ना, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त शब्द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बीएनएस के तहत दुष्प्रेरण का ढंग नहीं है? तो कौन कौन सा ढंग है उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा। कौन कौन सा ढंग है? उकसाना है ना, और कौन सा तरीका है? षड्यंत्र भी है और शास्त्र सहायता भी है, यानी कि प्रयास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए उकसाता है, जानबूझकर सहायता करता है या शामिल करता है, उसके बारे में क्या कहा जाएगा? पहला क्या लिखा है आपका कि किसी अन्य व्यक्ति को उकसाना, उस व्यक्ति को के साथ षड्यंत्र, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बन जाता है, अपराध की परिकल्पना किया, क्या कहलाएगा? तो क्या कर रहा है? उकसा रहा है, ठीक है, यानी कि दुष्प्रेरण कर रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा है? दांडिक विधि के तहत अपराध की सन्निकटता का सिद्धांत असुसंगत है, अपराध के लिए दायित्व तय करते हैं। कौन तय करता है बताइए? तो दुष्प्रेरण और षड्यंत्र में, ठीक है, किसमें? दुष्प्रेरण और षड्यंत्र। नेक्स्ट बीएनएस की किस धारा में दुष्प्रेरक शब्द को परिभाषित किया गया है? तो दुष्प्रेरण कहाँ है? 45 में, लेकिन जो दुष्प्रेरक है हमारा वो 46 में है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज। नेक्स्ट क्या कह रहा है? दुष्प्रेरक वह व्यक्ति है जो अपराध करता है, जो अपराध करने को उकसाता है, अपराध जिसके विरुद्ध किया जाता है, जो निर्दोष है। तो कौन है भाई दुष्प्रेरक? जो अपराध करने के लिए उकसा रहा है, वही क्या है? दुष्प्रेरक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, करिए विचार। क्या कह रहा है? दुष्प्रेरण का गठन करने के लिए यह आवश्यक है कि दुष्प्रेरित कार्य अवश्य किया जाए। यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य अवश्य किया जाए। आवश्यक है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति का आशय और ज्ञान दुष्प्रेरक के ही समान हो। ये सब मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्ड में आपके लेक्चर में समझाया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो कौन सा सही लग रहा है आपको बताइए? ये जरूरी है? ये जरूरी है आपका? नहीं। ये जरूरी है? नहीं, केवल बी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि दुष्प्रेरित जो व्यक्ति है वो अवश्य वो काम करे, ठीक है। आप दुष्प्रेरण दे दिए, वो काम किया या नहीं, आप दुष्प्रेरण के दोषी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? पहला, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक षड्यंत्र, उस षड्यंत्र के अनुसरण में एक कार्य या अवैध लोप होना चाहिए। तीसरा है, षड्यंत्र पूर्वक कार्य करने के लिए ऐसा कार्य या अवैध लोप
भी होना चाहिए। और लास्ट है हमारा, दुष्प्रेरक को अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर अपराध करना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा पूछा था ना कि नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वही नहीं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, क्या लिखा है? दुष्प्रेरण के लिए यह आवश्यक है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति विधि के तहत अपराध करने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट, यह आवश्यक है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति का भी वही दूषित आशय होना चाहिए। फिर सी है हमारा, यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति विधि के तहत अपराध करने में सक्षम हो या उसका भी वही दूषित आशय हो। और ऑप्शन नंबर डी क्या है कि ए और बी दोनों। तो सही क्या है? हमारा सी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो अपराध करने में सक्षम हो या उसका भी सेम इंटेंशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य के अवैध दो का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो। ये जो है किस स्पष्टीकरण में कहा गया है, ये वाली बात तो आपके धारा 46 के स्पष्टीकरण 1 में ये बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कार्य किया जाए। यह बीएनएस के किस प्रावधान में दिया गया है? तो आपके धारा 46 के स्पष्टीकरण नंबर 2 में ये बात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है पूछ रहा है। पहला क्या लिखा है कि दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कार्य किया जाए। सही है ये तो। दूसरा क्या कह रहा है, किसी अपराध का दुष्प्रेरण एक अपराध है और ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध, ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि दुष्प्रेरण सॉरी माफ कीजिएगा, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर अपराध करे। यह पर्याप्त है कि यदि वह उस षड्यंत्र में शामिल है जिसके अनुसरण में अपराध किया गया है। और कह रहा है डी उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे सभी जो है वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी को सी की हत्या करने के लिए उकसाता है, बी ऐसा करने से इनकार कर देता है। ए किस अपराध का दोषी है? तो हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। ठीक है, हत्या करने के लिए उकसा रहा है ना। नेक्स्ट, एक्स वाई को जेड की हत्या करने को उकसाता है, परिणाम स्वरूप वो उसको चाकू मार देता है, लेकिन जेड घाव से स्वस्थ हो जाता है। एक्स किस बात का दोषी है? हत्या के दुष्प्रेरण का ही दोषी है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या लिखा है, यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति विधि के अनुसार अपराध करने में सक्षम हो। ठीक है, अपराध करने में सक्षम हो या उसके पास दुष्प्रेरित करने वाले के समान ही दूषित आशय या ज्ञान हो या कोई दूषित आशय या ज्ञान हो। यह बात बीएनएस के किस प्रावधान में दिया गया है? तो आपके धारा 46 के स्पष्टीकरण नंबर 3 में दिया है। नेक्स्ट, क्या लिखा है क्वेश्चन,
कि ए दूषित आशय से एक बालक या विकृत व्यक्ति को ऐसा करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो एक अपराध होगा यदि वह अपराध करने में विधि द्वारा सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाता है और जिसका आशय ए के समान है। अब इसमें होगा क्या, ए का दायित्व क्या है? पहला कह रहा है कि ए किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरण का दोषी है चाहे कार्य किया हो या नहीं। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट, ए दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है क्योंकि बालक या विकृत व्यक्ति द्वारा अपने में सक्षम नहीं था। ए केवल तभी उत्तरदायी होगा जब ऐसा अपराध करने में वो सक्षम हो। चूंकि अपराध किया ही नहीं गया इसलिए जो अपराध किया ही नहीं गया उसके दुष्प्रेरण का दोषी कैसे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है आंसर क्या है, ए है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले ही देखे हैं सक्षम होना भी जरूरी नहीं है और सेम इंटेंशन भी जरूरी नहीं। आप दुष्प्रेरण कर दिए दोषी हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी अपराध का दुष्प्रेरण एक अपराध है और ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध। ये किसमें है? तो आपके धारा 46 के स्पष्टीकरण नंबर 4 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, ए बी को तथा बी सी को जेड की हत्या करने के लिए उकसाता है। तदनुसार बी के उकसावे पर सी वह अपराध करता है। ए है किस बात का दोषी है? बताइए किस बात का दोषी है? तो हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, ए बी को सी की हत्या के लिए उकसाता है। बी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा ए का दायित्व है? तो पहला क्या लिखा है, चूंकि दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं तो वो दोषी नहीं होगा। भाई बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। फिर क्या कह रहा है, ए के उकसावे पर कार्य करने से भी इनकार कर दिया है तो दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है। नहीं भाई, दोषी तो होगा, है ना। अभी हम लोग देखे नहीं है। तीसरा देखा जाए क्या कह रहा है। तीसरा क्या कह रहा है, ए बी को हत्या करने के लिए दुष्प्रेरण का दोषी है क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए, है ना। तो यही सही हो जाएगा, चौथा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिख दिया अपराध नहीं किया, क्यों नहीं किया गया, भी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए बी को सी की हत्या करने के लिए उकसाता है। बी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। विधिक स्थिति क्या होगी बताइए, क्या होना चाहिए विधिक? तो यहाँ पे जो है ए सी की हत्या के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी है क्योंकि उकसाया है। ठीक है, नेक्स्ट, ए ने अपना परिसर बी एक पुलिस अधिकारी को इस ज्ञान के साथ किराए पे दिया कि वह बी तथा सी को प्रताड़ित करेगा जो एक मामले में अभियुक्त है। बी उन परिसरों में सी को प्रताड़ित करता है। विधिक स्थिति क्या है बताइए? तो दुष्प्रेरण का दोषी होगा ना, है ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि वह उस षड्यंत्र में शामिल है जिसके अनुसरण में अपराध किया गया है। ये प्रावधान किधर है? तो आपके बीएनएस का जो सेक्शन 46 है उसका स्पष्टीकरण नंबर 5 ये कहता है। ठीक है, सारे स्पष्टीकरण को याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी अपराध का दुष्प्रेरण हमेशा एक अपराध है। तो बिल्कुल हमेशा एक अपराध है। ठीक है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है क्वेश्चन, बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण के बारे में प्रावधान करता है? तो धारा जो 47 है वही इस बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट
क्या लिखा है, भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण के बारे में कौन प्रावधान करता है, आपका 48। ठीक है, एक एक सेक्शन याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में आपके बहुत काम का है। नेक्स्ट है बीएनएस की धारा 49 क्या है, तो एक मौलिक अपराध है, क्या, एक मौलिक अपराध। नेक्स्ट क्या लिखा है, जब दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाता है और जहां की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त बल नहीं है तो क्या दंड निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जो है होगा क्या, तो वहां पे आपके अपराध के लिए प्रावधानित दंड से ही दंडित किया जाएगा। यानी कि अगर जो है दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है तो हम किस दंड से दंडित करेंगे, जो उस अपराध में उस अपराध के लिए दंड है उसी दंड। ठीक है, नेक्स्ट, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरण करने वाले से भिन्न आशय से कार्य करता है तो बीएनएस के अंतर्गत दुष्प्रेरण के दंड का प्रावधान बताइए, और ये किस धारा में है, तो आपके धारा 50। नेक्स्ट क्या लिखा है, जो कोई किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक से भिन्न आशय के साथ कोई कार्य करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। क्या लिखा है, उसी अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है जो तब किया गया होता यदि कार्य उकसावे वाले के आशय या ज्ञान के साथ किया गया था और किसी अन्य के आशय या ज्ञान से नहीं। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाए, ऑप्शन नंबर ए सही हो, बाकी के ऑप्शन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मुझे पहले ही आंसर मिल गया तो मैंने लगा दिया। चलिए नेक्स्ट, जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उसे भिन्न कार्य किया गया तब दुष्प्रेरक का दायित्व का बारे में बताइए। तो ये आपका कौन बताता है, सेक्शन 51। नेक्स्ट क्या लिखा है, ए बी को सी पर हमला करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, बी सी की हत्या कर देता है। अब यहाँ पे होगा क्या बताइए, तो यहाँ क्या लिखा है कि ए सी पर हमला करने के दुष्प्रेरण का दोषी हो। ठीक है, हमला करने, क्योंकि हमले का जो परिणाम है वो मृत्यु नहीं हो सकता। ठीक है, हमले का परिणाम आपका उपहत ही हो सकता है, ठीक है, पर मृत्यु नहीं हो। चलिए नेक्स्ट, ए दूषित आशय से 6 वर्ष के बालक पी को बी के घर में चोरी करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे जो है चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। ठीक है, क्योंकि चोरी करने के लिए ही तो उकसा रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा है, ए जिसकी आयु 19 वर्ष है अपनी बहन बी को जिसकी आयु 6 वर्ष है को सहयात्री की जेब काटने के लिए उकसाता है। जैसे ही बी सहयात्री का पर्स अपने स्कूल बैग में रखता है वह पकड़ी गई, लेकिन जब पर्स खोला गया तो वो खाली था। अब इस कंडीशन में होगा क्या, तो इस कंडीशन में जो है दुष्प्रेरण का दोषी तो है ना, दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। तो क्या लिखा है कि बी ने कोई अपराध नहीं किया है, क्यों, क्योंकि भाई 6 साल की बच्ची थी, 7 साल तक के लोग तो अपराध ही नहीं कर सकते, है ना, हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेकिन ए दुष्प्रेरण का दोषी होता है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी डब्ल्यू के पैसे का अस्थायी रूप से उपयोग करने और बाद में उसे वापस करने के आशय से अपने 6 वर्ष के बेटे सी डब्ल्यू का 20,000 रुपए वाला पर्स छीनने को निर्देश देता है। डब्ल्यू की सहमति के बिना सी ने ऐसे निर्देश का पालन किया। इस मामले में होगा क्या, आपराधिक दायित्व क्या बनेगा। यहाँ पे जो है बी चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी होगा, ठीक है, और
जो वो बच्चा था वो किसी बात का दोषी नहीं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, क्या लिखा है? ए बी को जेड का घर जलाने के लिए उकसाता है, बी घर में आग लगाता है और साथ में चोरी भी कर लेता है। तो क्या ए दोनों के लिए दोषी होगा? नहीं, केवल किस लिए दोषी होगा? घर को जलाने का, है ना। चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग घटना है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में ए पाकिस्तान के एक विदेशी की पाकिस्तान में हत्या करने के लिए बी को उकसाता है, बी हत्या कर देता है। इस कंडीशन में होगा क्या? तो हत्या के दुष्प्रेरक का दोषी होगा। क्या कह रहा है? दुष्प्रेरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए बी को कहता है मैं सी को मारने का आशय रखता हूँ, बी कहता है जैसा चाहे वैसा करो, ए सी को मार देता है। यहाँ पे होगा क्या बताइए? तो इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है भाई। वो कह रहा है और वो कह रहा है तुम्हारी मर्जी, जो मन करे वो करो, तो वो तो उकसाया है नहीं, है ना। तो दुष्प्रेरण का दोषी नहीं होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सही है? पहला क्या कह रहा है? दुष्प्रेरक का दायित्व मुख्य अपराधी के दायित्व पर निर्भर करता है। यदि दुष्प्रेरक निर्दोष है तो मुख्य अपराधी भी का भी उत्तरदायी नहीं है। नहीं भाई, दोनों गलत है ना। फिर क्या कह रहा है? दुष्प्रेरक और मुख्य दायित्व, मुख्य अपराधी अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग उत्तरदायी हो सकते हैं। लास्ट क्या कह रहा है? मुख्य अपराधी का मस्तिष्क दुष्प्रेरक के समान ही होना चाहिए। बताइए क्या होगा? तो सी हमारा सही हो जाएगा, बाकी सब गलत। नेक्स्ट, वीएनएस की कौन सी धारा दुष्प्रेरक द्वारा किए गए कृत्य से भिन्न प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक के दायित्व का प्रावधान करती है? तो धारा जो है हमारा 53 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वीएनएस की कौन सी धारा अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति के बारे में बताता है? कौन बताता है? आपका 54 बताता है, ठीक है, इसके बारे में। नेक्स्ट, क्या कह रहा है? 54 के तहत अपराध के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो क्या कह रहा है? अभियुक्त द्वारा दुष्प्रेरण किया जाना, यह कार्य वास्तव में दुष्प्रेरण के अनुसरण में किया गया, जब कार्य किया जा रहा है तो दुष्प्रेरक उपस्थित है, और ये सब तो सभी, ठीक है। नेक्स्ट, ए बी को सी की उपहति के लिए उकसाता है, इसके बाद ए उस स्थान पे पहुंच जाता है जहां बी सी की उपहति कर रहा है। बताइए किस धारा में दोषी है? 54 में, ठीक है, 44। नेक्स्ट, वीएनएस की कौन सी धारा अपराध के दुष्प्रेरण के दंड का प्रावधान करती है, जिसमें मृत्यु, आजीवन कारावास का दंडादेश हो सकता है जब दुष्प्रेरित कार्य नहीं किया गया, ठीक है। तो कौन सा धारा है हमारा? धारा 55, ठीक है। फिर 55। नेक्स्ट, क्या लिखा है? जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध को करने का दुष्प्रेरण करता है, यदि वह अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप नहीं किया गया और इस संहिता के तहत ऐसे दुष्प्रेरण के दंड का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो उसे दंडित कितना किया जाएगा? तो कारावास से जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना, ठीक है। नेक्स्ट, क्या लिखा है? जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, यदि वह अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप नहीं किया गया बल्कि परिणाम स्वरूप उपहति की गई और इस संहिता के तहत दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, ऐसे दुष्प्रेरण को, यानी कि ऐसे दुष्प्रेरक
कितना दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके 14 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बीएनएस की कौन सी धारा लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध करने के दुष्प्रेरण के बारे में प्रावधान करता है? कौन सा सेक्शन है आपका? 57। ठीक है, नेक्स्ट, बीएनएस की कौन सी धारा मृत्यु, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने की परिकल्पना को छिपाने के लिए दंड का प्रावधान करता है? कौन सी धारा है आपका? 58 जो है इसके बारे में प्रावधान करता है। ठीक, 58। नेक्स्ट, बीएनएस की कौन सी धारा लोक सेवक द्वारा उस अपराध परिकल्पना को छुपाने के लिए दंड का प्रावधान करती है जिसका निवारण करना इसका कर्तव्य है? कौन सी धारा है आपका? 59 जो है के बारे में बात करता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे जो है हमारा दुष्प्रेरण खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसी में क्या देखेंगे, क्योंकि हम लोग को एक ही चैप्टर में ये तीनों चीजें देखनी है ना, दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के बारे में। तो हम लोग तीनों ही खत्म करेंगे आज के लेक्चर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे? आपराधिक षड्यंत्र। क्या लिखा है कि आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा बीएनएस में दी गई है, जिसके अंतर्गत यानी कि कहाँ दी गई है बताइए? तो अध्याय 4 है ना, अध्याय 4 में है। नेक्स्ट, किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? बताइए किस धारा में? तो धारा 61A। ठीक है, क्लॉज 1 में और क्लॉज 2 में दंड है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या लिखा है? आपराधिक षड्यंत्र का दंड बता ही दिए हम, है ना। तो 61 क्लॉज 2 में जो है उसके दंड के बारे में। नेक्स्ट, क्या लिखा है? आपराधिक षड्यंत्र के लिए न्यूनतम कितने, मतलब कम से कम कितने लोग चाहिए? तो कम से कम 2 लोग चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, क्या कह रहा है? बीएनएस के तहत आपराधिक षड्यंत्र के अपराध को गठित करने के लिए क्या साबित करने की शर्त है? क्या साबित किया जाना? क्या लिखा है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की पूर्व बैठक होनी चाहिए। नेक्स्ट, किसी अवैध कार्य को करने या अवैध साधनों से किसी वैध कार्य को करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की सहमति होनी चाहिए। तो देखा जाए तो यही सही है। ठीक है, बाकी सब सही हो या ना हो, लेकिन ये बात एकदम करेक्ट है और यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, क्या लिखा है? एक करार को आपराधिक षड्यंत्र के रूप में नामित किया गया यदि, क्या लिखा है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक अवैध कार्य करने को सहमत है। फिर क्या कह रहा है? ऐसे करार के अनुसरण में सभी पक्षों द्वारा अवैध कार्य नहीं। फिर कह रहा है कि कोई भी अवैध कार्य ऐसे करार में कम से कम एक पक्ष द्वारा और इनमें से कोई भी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्या लिखा है कि लेमिंगटन रोड शूटिंग षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है? किस केस को जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन नंबर सी, एम्परर वर्सेस वैमन वैशम पायम। ठीक है, वैशम पायम। नेक्स्ट, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का घटक नहीं है? पहला क्या कह रहा है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच करार जिनमें षड्यंत्र रचने का आरोप है। ठीक है, ये तो। नेक्स्ट क्या कह रहा है? करार एक अवैध कार्य करने को हो। ठीक है, फिर कह रहा है करार एक ऐसे कार्य को करने के लिए होना चाहिए जो हालांकि अवैध नहीं है लेकिन अवैध साधनों द्वारा किया जा रहा है। ये भी सही है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? करार के अनुसरण में कुछ प्रत्यक्ष कार्य करना हमेशा आवश्यक है। नहीं भाई, केवल आप बात किए वही जो है मान लिया जाएगा कि आप आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, क्या कह रहा है? एक्स और वाई
जेड के घर में चोरी करने को सहमत हुए लेकिन वास्तव में चोरी किए नहीं। किस अपराध के लिए दोषी है? तो आपराधिक षड्यंत्र के लिए। ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है? क्या कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है षड्यंत्र में प्रमुख और सहायक में कोई भेद नहीं है। तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहला ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी अन्य अपराध के आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए संहिता के तहत निर्धारित दंड क्या है? इन जिसमें मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए कठोर कारावास के दंड दिया जा सकता है। तो जब 6 माह से अधिक के कारावास या जुर्माना या दोनों का बात हो तब। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा आ गया क्या, प्रयत्न। ठीक है, इसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। क्या कह रहा है, अपराध करने के प्रयत्न से संबंधित प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो धारा हमारा 62 है। ठीक है, सेक्शन 62। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बीएनएस का धारा 62 जो है वो निम्नलिखित के तहत दंडनीय अपराधों पे लागू होता है। किसमें? तो आपके केवल और केवल किसमें? बीएनएस में। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण अपराध है? बताइए। तो आपराधिक प्रयत्न जो है वही अपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, जहां अपराध करने के प्रयत्न के लिए दंड का कोई अलग से प्रावधान नहीं दिया गया है, धारा 62 के तहत दंड होगा। तो कितना दंड मिलेगा? क्या लिखा है, अवधि जो आजीवन कारावास के आधे तक विस्तारित हो सकेगी। फिर कह रहा है अवधि जो कारावास के दीर्घतम अवधि के आधे। फिर कह रहा है अपराध के लिए ऐसे जुर्माने का प्रावधान या जुर्माना या कारावास दोनों। तो उपयुक्त सभी। ठीक है, हर तरह। नेक्स्ट लोकस पोएनिटेटिया। ठीक है, लोकस पोएनिटेटिया का सिद्धांत निम्नलिखित मामलों में लागू किया जाने वाला सिद्धांत है। किसमें है? तो आपके प्रयत्न में। ठीक है, इसमें प्रयत्न। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, धारा 62 निम्नलिखित में से निम्नलिखित के प्रयत्न के मामले में लागू नहीं होता। किसके प्रयत्न में? तो हत्या के, है ना, क्योंकि हत्या जो अटेम्प्ट ऑफ टू मर्डर है उसके लिए तो अलग से सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, आपराधिक प्रयत्न की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पहला क्या लिखा है आपका, आपराधिक प्रयत्न की तैयारी के बाद अपराध करने की दिशा का प्रत्यक्ष चरण है। ठीक है, फिर कह रहा है आपराधिक प्रयत्न एक आशय पूर्वक की गई प्रारंभिक कार्यवाही है जो अपने उद्देश्य में विफल रहती है ना, पूरा नहीं हो पाता तभी तो अटेम्प्ट है। फिर कह रहा है कि एक कार्य जो आशय पूर्वक अपराध करने के प्रयत्न में किया जाता है। लास्ट क्या कह रहा है, जब आशय पूर्वक किया गया कोई कार्य सफल हो जाता है तो आपराधिक। अरे भाई, जब सफल हो गया तो प्रयत्न कैसे होगा, है ना। तो यही जो है हमारा जो है गलत हो जाएगा, मतलब यही आंसर सही है। नेक्स्ट क्या लिखा है, तैयारी और प्रयत्न अपराध के दो चरण हैं। तैयारी आमतौर पर दंडनीय नहीं है लेकिन प्रयत्न दंडनीय है। फिर क्या कह रहा है, तैयारी दंडनीय क्यों नहीं है? इसका एक बुनियादी कारण है। क्या कारण है? तो इसका क्या लिखा है कि भाई अपराध करने से पहले मन बदलने की संभावना रहे। ठीक है, इसी वजह से। नेक्स्ट बीएनएस के तहत आपराधिक कृत्य करने की तैयारी क्या है? तो केवल
कुछ आपवादिक परिस्थितियों के संबंध में क्या होता है, अपराध होता है। ठीक है, कुछ आपवादिक कृत्यों के संबंध में अपराध, सब में नहीं। ठीक है, किसी किसी में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए बी को डूबते हुए देखता है लेकिन उसको बचाता नहीं है और वो डूब जाता है। तो ए क्या किया, कोई अपराध नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए चोरी करने के आशय से रात में बी के घर में प्रवेश करता है और एक कमरे में एक बक्सा डालकर आंगन तक ले आता है। वहां वह उसे खोलता है और कुछ भी लेने लायक उसमें नहीं बचता है। बक्सा छोड़ करके चला जाता है। किया क्या उसने, बताइए क्या किया उसने। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो एक घर में अतिक्रमण और चोरी के प्रयत्न दोनों का दोषी है ना भाई। गृह अतिचार भी किया, घर में घुसा तो, और कुछ लेकर के नहीं गया तो क्या कर दिया, चोरी का प्रयत्न कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, ए बी के जेब में हाथ डालता है और जेब काटने का कोशिश करता है लेकिन जेब में कुछ था ही नहीं। अब ये किस बात के दोषी है, तो आपके चोरी के प्रयत्न के दोषी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ मिला नहीं तो ये दोषी नहीं होंगे, बिल्कुल दोषी तो होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, ये एक बक्सा तोड़कर कुछ गहने चुराने का प्रयत्न करता है और बक्सा खोलने के बाद पता क्या चलता है कि उसमें गहना है ही नहीं। अब होगा क्या, तो ए जो है चोरी के प्रयत्न का दोषी है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये एमसीक्यू का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है आज का ये एमसीक्यू का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि समय समय पे जब भी वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।